चिक्की चील बहुत ही चालाक थी। दूसरों से काम निकलवाना उसे बहुत अच्छे से आता था। फिर एक दिन सोनी तोते की माँ बीमार पड़ गई। सोनी तोते की माँ चील की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो चिक्की चील से बोलती है, चिक्की चील, मुझे लग रहा है मेरी तबीयत बहुत खराब है और अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जंगल में तुम ही हो जो मेरी दोस्त हो और तुम्हारी दोस्ती की वजह से बाकी सब तोते ने मुझे अपने गिरोह से भी निकाल दिया था। मुझे पता है तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरी वजह से तुमने अपने घर को भी छोड़ दिया था और मेरे साथ रहने लगी थी। तुम चिंता मत करो, तुम सही हो जाओगी। मुझे मेरी चिंता नहीं है, चिंता है तो बस इस सोनी की, क्योंकि ये बहुत छोटा है। मेरे बाद पता नहीं इसका क्या होगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने जाती हूँ। फिर चील दवाई लेने के लिए उड़ जाती है और रास्ते में सोचती है, अरे अब तो उस तोते की तबीयत खराब है, 1-2 दिन बाद वो मर भी जाएगी, फिर उसके बच्चे को मुझे ही पालना पड़ेगा। फिर चिक्की चील कुछ सोचने लगती है। तभी वो बोलती है, अरे नहीं नहीं, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके ना होने पर मैं सोनी तोते से अपना सारा काम करा लिया करूँगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके लिए दवाई लेने जाना चाहिए। वैसे भी वो आए दिन मुझसे लड़ती तो रहती है, बस नाम की ही दोस्त है, वो मेरी बाकी कुछ भी नहीं है। चील रास्ते से वापस उड़ जाती है। तुम आ गई चिक्की, क्या तुम दवाई नहीं लाई हो? मैं दवाई लेने उल्लू के पास तो गई थी, लेकिन वो अपने घोंसले में नहीं था। मैं थोड़ी देर बाद फिर जाऊंगी। चलो रहने दो, अब कोई फायदा नहीं होगा। लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। और वो इतना कहकर मर जाती है। मौसी, मेरी मम्मी को क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं रही है? मौसी, मम्मी को उठाओ, मुझे मम्मी से बात करनी है। मैंने कुछ खाया भी नहीं है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं ही आज से तुम्हारी मौसी और माँ दोनों हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। चील मौसी सोनी तोते के लिए खाना लेकर आती है और उसे खिला देती है। धीरे धीरे सोनी तोता बड़ा हो जाता है। वो चील मौसी के अंडों की सुरक्षा करता है, उसके बच्चों की सेवा करता रहता है। फिर चील मौसी सोचती है, अरे ये तो अपनी माँ से भी ज्यादा वफादार है। मुझे कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ अपने आप ही कर लेता है। मेरे बच्चों का ध्यान भी रखता है, बस मेरे घर का थोड़ा बचा खुचा खाना ही तो खाता है। फिर कुछ दिन बाद पास के पेड़ पर एक मैना मिंकी आकर बैठती है। सोनी तोता उसे देखकर बोलता है, अरे ये कितनी सुंदर है, काश ये मेरी दोस्त होती। चील मौसी सोनी तोते को देख रही होती है, तो वो सोनी तोते से बोलती है, क्यों बेटा, क्या हुआ? उधर क्या देख रहे हो? नहीं मौसी जी, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। फिर चिक्की चील हंसते हुए बोली, मैं सब समझती हूँ, अब तू बड़ा हो गया है, मैं तेरी शादी करा देती हूँ, फिर तू और ज्यादा खुश रहेगा। फिर चील मौसी मन में सोचती है, अगर मैंने इसकी शादी करा दी तो ये अपनी पत्नी से भी मेरी सेवा करवाएगा, क्योंकि मेरे अलावा तो इसका कोई है ही नहीं। ये सोचकर चील उड़कर मिंकी के पास जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो मिंकी? कुछ नहीं आंटी जी, मेरी मम्मी से मेरी लड़ाई हो गई है और मैं अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो मेरे घर में, बस मेरा एक ही बेटा है। फिर मिंकी उड़कर चिक्की चील के साथ उसके घोंसले पर आ जाती है और सोनी तोते को देखकर सोचती है, ये कितना सुंदर तोता है, अगर मेरी शादी इससे हो गई तो मेरी सारी दोस्त मुझसे जलेंगी कि मुझे कितना सुंदर तोता मिला है। बेटा, मेरा बेटा तुम्हें कैसा लगा? इतना सुनकर मिंकी शर्मा जाती है। फिर चील मौसी सोने तोते और मिंकी की शादी करा देती है। फिर सोनी तोता मिंकी से कहता है, मिंकी, मैंने आज तक अपनी चील मौसी की ही सेवा की है। मेरी मम्मी बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी और उसके बाद से मुझे मौसी ने ही पाला है, अब वो ही तुम्हारी सास हैं। सोनी तोते, सच में तुम्हारी चील मौसी बहुत अच्छी है, वरना कहाँ कोई किसी के बच्चे को पालता है। लेकिन मिंकी की ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई थी। एक सुबह सोना तोता जल्दी उठ गया, लेकिन मिंकी सोती ही रही। तब चिक्की चील बोलती है। इतना कहकर मिंकी जैसे तैसे उसको उठाती है और जैसे ही घोंसले के पास आती है, उससे वो टुकड़ा छूट जाता है। ये देखकर उसकी सास चिक्की चील गुस्से से बोलती है, बहू, तुझसे एक काम भी सही से नहीं हो पाता,
पानी लाने को कहा तो घंटा लगा दिया, लाई भी तो सारा पानी गिरा दिया। मौसी जी, ये टुकड़ा बहुत भारी था और मुझसे उठ भी नहीं रहा था, तो मैं धीरे धीरे इसको लेकर आ रही थी, फिर ये अचानक से छूट गया। चील मौसी अपनी बहू मिंकी को एक तमाचा मार देती है और कहती है, बहू मैं सब समझती हूँ तेरे ये बहाने, कामचोर कहीं की। मिंकी को अपनी सास का ये बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रात में सोनी तोते से कहती है, तुम क्यों इसकी गुलामी करते हो? क्यों तोतों के गिरोह में चलकर नहीं रहते? वहाँ हम बहुत खुश रहेंगे। नहीं नहीं, मेरी चील मौसी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने आज तक उनकी कितनी सेवा की है, उससे तुम्हारा सारा एहसान उतर गया। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उनकी गुलामी करनी चाहिए। मिंकी, चील मौसी तुम्हारी सास है, तो तुम भी उनकी सेवा पूरे मन से करो। सोनी तोता मिंकी की बात नहीं मानता। फिर चील मौसी अगली सुबह सोनी तोते से बोलती है, सोनी बेटा, तू बाहर से कुछ खाने का सामान ले आ और मिंकी घर का काम कर लेगी। अपनी मौसी की बात सुनकर सोनी तोता उड़ जाता है, लेकिन सोनी तोते के जाते ही चील मौसी मिंकी को रस्सी से बांध देती है और उसे पीटने लगती है। बहू, मैंने तेरी सारी बातें सुनी है। तू मेरे बेटे को ही मेरे खिलाफ भड़का रही थी। अरे मैंने उसे बचपन से पाला है, क्या तुझे नहीं पता कि वो मेरी एक बात नहीं टालेगा? लेकिन तुमने उसे अपने स्वार्थ के लिए पाला था कि वो तुम्हारे घर का काम कर सके, और तुम उससे वही कराती हो। अच्छा बहू रानी, तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई है और कैंची की तरह तेज चलने लगी है। मुझसे जुबान लड़ाएगी तो तेरी जुबान खींच लूंगी। चील मौसी अपनी बहू मिंकी को बहुत मारती है और उससे कहती है, बहू रानी, आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू जिंदगी भर मेरे सामने जुबान नहीं चलाएगी। फिर चिक्की जलती हुई लकड़ी को मुंह में दबा कर लाती है और मिंकी का एक पंख जला देती है। मिंकी दर्द से तड़प जाती है। फिर उसकी सास कहती है, बहू, अगर आज के बाद अपनी सास के सामने तेवर दिखाए तो अपना जला हुआ पंख देख लेना। मिंकी दर्द से कराह रही होती है। तभी सोनी तोता आता है और मिंकी उसे सब बता देती है। फिर सोनी तोता कहता है, मिंकी, मेरी चील मौसी दिल की बुरी नहीं है, बस तुम उन्हें समझ नहीं पा रही हो। अगर तुम उनसे प्यार करोगी तो वो भी तुमसे प्यार करने लगेंगी। तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ सब सही हो जाएगा। अगली सुबह चील मौसी अपनी बहू को पानी भर के लाने के लिए बोलती है और मिंकी के जले हुए पंख की वजह से वो पानी नहीं ला पाती। चील मौसी अपने हुक्म का उल्लंघन समझकर मिंकी को गुस्से से कहती है, अरे आओ महारानी, आज तुझे मैं दिखाती हूँ कि सास किसे कहते हैं। फिर चील मौसी अपनी बहू को खौलते हुए गर्म पानी में भिगो देती है और चील मौसी मिंकी को रस्सी से बांधकर वहाँ से उड़ जाती है। कुछ देर बाद एक बाज वहाँ आता है और चील मौसी के बच्चों को अपने पंजे में उठाने की कोशिश करता है। तब मिंकी बोलती है, नहीं, तुम इन मासूम बच्चों को छोड़ दो, इन्हें जीवन दान दे दो। इनकी माँ चिक्की बहुत ही दुष्ट चील है, वो किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ती तो मैं भी उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। बाज दोबारा से बच्चे को उठाने की कोशिश करता है, पर बच्चे घोंसले से नीचे गिर जाते हैं। फिर कुछ देर बाद चील मौसी वापस आती है। बच्चे को नीचे गिरा देख वो मिंकी को बहुत मारती है। मिंकी, तूने ही जलन से मेरे बच्चों को नीचे गिराया है। करम जली डायन कहीं की, जब से तू मेरे घर में आई है मेरे बच्चों को मारना चाहती है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। तभी चील सास मिंकी को डंडों से मारना शुरू कर देती है, जिससे उसका एक पैर घायल हो जाता है और टूट जाता है। मिंकी दर्द के मारे तड़पने लगती है और अपनी सास से कहती है, नहीं मासी जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके बच्चों को नहीं गिराया है। मैं तो दर्द से तड़प रही थी। आपके बच्चों को एक बाज उठाई जा रहा था, मैं बहुत जख्मी थी, इस कारण उन्हें बचा नहीं सकी। फिर चील मौसी भी उसके पीछे उड़ने लगती है। बाज अपने घोंसले तक पहुंच जाता है। मिक्की फिर उससे कहती है, बाज भाई, ये अंडे वापस दे दे। अच्छा, तू नन्ही सी जान मुझे अंडा वापस करने के लिए कह रही है? जा, चली जा यहाँ से, वरना मारी जाएगी। मिंकी बाज की एक नहीं सुनती और अपनी चोंच से उस पर हमला करती है। बाज उसको पंजा मारता है तो मिंकी घायल हो जाती है। मिंकी को गिरा देख उसकी चील सास उसके पास आती है। क्या हुआ, तू यहाँ क्या करने आई थी? फिर मिंकी अपनी चील सास को सब बताती है। चील सास उड़कर बाज के पास जाती है और उससे लड़ाई करती है
और लड़ते लड़ते बाज और चील दोनों घायल हो जाते हैं। फिर चील मौसी अपने अंडे को और मिंकी को वापस घर में ले आती है और मिंकी से बोलती है, बहू, मैं तो सोचती थी कि तू मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रही है, लेकिन तूने तो मेरे बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान तक लगा दी। मैं ही पागल थी जो तुझे आज तक समझ न सकी और तुझ पर अत्याचार करती रही। जा बेटा, मिठू के साथ तुझे जहाँ रहना है रह ले। नहीं मौसी जी, आप मेरी सास है और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो अब हम आपके साथ ही रहेंगे। फिर मिंकी और उसकी चील सास और सोनी तोता खुशी खुशी रहने लगे। सोनी तोते का परिवार भी बढ़ गया, लेकिन उसने और उसकी पत्नी ने अपनी चील मौसी की सेवा करना नहीं छोड़ा। 3 टांग वाली गाय। देखिए ना जी, कितने अभागे माँ बाप हैं। हमें कितने सालों बाद संतान हुई और उसमें भी भगवान ने इतनी बड़ी कमी रख दी। भगवान ने हमें एक विकलांग बेटी दे दी। कभी कभी तो मन में ऐसे ऐसे बुरे ख्याल आते हैं कि क्या कभी हमारी मुन्नी अपने पैरों के बल सही से चल पाएगी या नहीं। कांता, तुम ऐसे बुरे ख्याल अपने मन में लाती क्यों हो? मैं हूं ना, इसलिए तो मैं दिन रात कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था? हमारी मुन्नी का अच्छे से उपचार होगा तो वो ठीक हो जाएगी और अपनी टांगों पे चलने लगेगी। लेकिन उपचार होगा कैसे? उसके लिए तो ढेर सारे पैसे चाहिए। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? सालों से तो खेत भी कुछ नहीं दे रहे और आप जो मजदूरी करके लाते हैं उससे तो घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से निकलता है। तो फिर बेटी का उपचार कैसे होगा? देखो कांता, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, मुन्नी के सामने ऐसी बातें मत किया करो, वो बड़ी हो रही है, सब समझने लगी है। ऐसी बातों का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर हो सकता है। रतन और कांता को बड़ी ही मिन्नतों से बहुत सालों बाद एक बेटी हुई थी और वो बेटी भी विकलांग पैदा हुई थी। उसके इलाज के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे। ऊपर से सालों से रतन के खेतों में अनाज का एक दाना भी नहीं हो रहा था। बारिश न होने के कारण खेत बंजर पड़े हुए थे। थोड़ी बहुत जो रतन मजदूरी करता था उससे बड़ी मुश्किल से घर का ही खर्चा निकल पाता था। फिर एक दिन की बात है। सुनिए जी, मैं कुछ कह रही थी। मेरे पास गहनों की जो 2 चीजें हैं, हम उन्हें बेच देते हैं और एक गाय ले लेते हैं। वैसे भी मैं वो गहने पहनूंगी कब। गाय खरीद कर हम उसका दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे और उसके दूध से जो पैसे आएंगे थोड़ा बहुत उनसे घर का खर्चा चला लेंगे और कुछ पैसे हम मुन्नी के इलाज के लिए जमा कर देंगे। हाँ कांता, तुम्हारे मन में ये बहुत ही बढ़िया ख्याल आया है। हम कल ही शहर में पशु मेले में जाकर एक अच्छी सी बढ़िया सी गाय खरीद कर ले आएंगे। हाँ। अगले दिन रतन और कांता गाय लेने शहर के लिए निकल पड़ते हैं। शहर गांव से थोड़ी दूर था, इसलिए दिन का भोजन भी वो एक कपड़े में लपेट कर साथ ले चलते हैं। मुन्नी अभी छोटी थी और ऊपर से विकलांग होने के कारण चल भी नहीं पाती थी। इस वजह से उसे रतन ने अपने कंधे पर बिठा रखा था। कंधे पर बैठकर मुन्नी बड़ा मजा ले रही थी। शहर पहुंचते पहुंचते उन्हें दोपहर हो गई थी। जब वो लोग पशु मेले में पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक से बढ़कर एक गाय दिखती है। देखिए ना जी, यहाँ तो एक से बढ़कर एक सुंदर गाय है। मन खुश हो गया देखकर। क्या पता जी हमें इनमें से कोई अच्छी सी गाय मिल जाए। हाँ कांता, आज हम यहाँ से एक गाय लेकर ही जाएंगे। तभी रतन आगे बढ़कर गाय के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे गाय की कीमत पूछता है। क्या तुम गाय खरीदना चाहते हो? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? पूरे 10,000 की गाय है, ले पाओगे तुम? क्या सेठ जी, इतनी महंगी गाय? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मेरे पास बस 1,000 रुपए हैं। क्या आप मुझे ये गाय 1,000 रुपए में दे सकते हैं? 1,000 रुपए में गाय खरीदने आए हो? हाँ, मेरी इतनी बढ़िया गाय की तुम 1,000 रुपए कीमत लगा रहे हो? अगर औकात नहीं है तो यहाँ आए ही क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। रतन शर्मिंदा सा होकर वहाँ से दूसरे ठेकेदार के पास आगे बढ़ता है, लेकिन उसे 1,000 रुपए में किसी के पास भी गाय नहीं मिलती, क्योंकि गाय बहुत महंगी थी। उदास मन से रतन, कांता और मुन्नी जैसे ही वहाँ से घर लौट रहे होते हैं कि पीछे से उन्हें एक आदमी आवाज देता है। अरे भाई सुनो, मेरे पास एक गाय है, बहुत अच्छी है और दूध भी बहुत देती है। मैं तुम्हें उसे 1,000 रुपए में दे दूंगा, लेकिन एक बात है, वो गाय एक टांग से विकलांग है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। रतन कुछ सोच में पड़ जाता है कि तभी कांता उससे कहती है, देखिए जी, विकलांग हुई तो क्या हुआ? हमारी बेटी विकलांग नहीं है क्या? मैं तो कहती हूँ हमें ये गाय ले ही लेनी चाहिए। रतन उस आदमी से गाय को 1,000 रुपए में खरीद लेता है। गाय लेकर वो घर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें भूख लग जाती है। जो खाना वो साथ लेकर गए थे, एक जगह बैठकर वो तीनों खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है और वो रतन को कहता है, क्या भाई, तुमने ये कैसी गाय खरीद ली? जानते भी हो
सालों से ये गाय ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस गाय को खरीद के। ऐसे ही फालतू में अपने 1000 रुपए का नुकसान करवा के आ गए। मैं तो कहता हूँ इस गाय को वापस कर दो। अरे नहीं नहीं भाई, वो मेरे पास अच्छी गाय खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने ऐसे ही खरीद लिया। शहर दूर होने की वजह से रतन और कांता गाय को लेकर शाम को ही घर पहुंचते हैं। गाय बहुत खुश थी कि चलो इतने सालों बाद उसे किसी ने अपने घर में जगह दी। वो बहुत खुश थी कि कोई उसकी सेवा करेगा। अगले दिन सुबह जब गांव में सबको पता चलता है कि रतन ने एक विकलांग गाय खरीदी है, तो सभी गाय को देखने घर आते हैं और सभी गाय का और रतन का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। आप व्यर्थ में लोगों की बातों में आकर क्यों चिंता करते हैं जी? आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये गाय बेचारी विकलांग जरूर है, लेकिन इतना दूध दे रही है। मजदूरी से आपने कभी इतने पैसे नहीं कमाए जितना इसका दूध बेचकर हम लोग कमा पा रहे हैं। हाँ कांता, लेकिन जब लोग यहाँ आकर 4 बात सुनाते हैं और मजाक उड़ाकर चले जाते हैं तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है। हमें लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं देना है, बस अपने काम पर ध्यान देना है। कांता के साथ साथ रतन की बेटी मुन्नी को भी गाय के साथ बहुत लगाव हो गया था। मुन्नी विकलांग जरूर थी, लेकिन वो गाय की बहुत सेवा कर रही थी और गाय को भी उसके साथ बहुत प्यार हो गया था। गाय मुन्नी और कांता की सेवा से बहुत प्रसन्न थी। फिर एक दिन की बात है। अरे भाई रतन, क्या तुमने अभी भी इस विकलांग और अपाहिज गाय को नहीं बेचा? अब तो तुम्हारे पास इसके दूध से पैसे भी आ गए होंगे। अरे इसको बेच के एक अच्छी और तंदुरुस्त गाय क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी इस गाय को रखने का कोई फायदा नहीं है। ये गाय पूरे गांव में मजाक बनकर रह गई है। उस आदमी की बात का रतन पर असर हो जाता है और वो गाय को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। कांता, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, बस इस गाय को बेच दूंगा। अब मैं लोगों के मजाक और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी हमारे पास इसके दूध को बेचकर इतने पैसे आ ही गए हैं कि हम एक अच्छी, तंदुरुस्त और सुंदर गाय खरीद सकते हैं। भगवान, क्या इतनी बुरी किस्मत है मेरी। मैं विकलांग हूँ, इस वजह से सालों तक मुझे किसी ने नहीं खरीदा, और जब खरीदा भी तो वो भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते। अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुम मुझ जैसी अभागी गाय को मौत क्यों नहीं दे देते भगवान? आप कैसी बातें करते हैं जी? लोगों की बातों में आकर कैसे इतनी प्यारी गाय को बेचने की बात कर सकते हैं? आज लोग आपको भड़का रहे हैं कि हमारी गाय विकलांग है, उसे बेच दो। जरा सोचिए, हमारी बेटी भी तो विकलांग है। कल लोगों की बातों में आकर आप उसे भी घर से निकाल देंगे। कांता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपनी बेटी को घर से कैसे निकाल सकता हूँ, जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत करके, लाख कोशिश करके इसके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा करूंगा? इसी दूध को बेचकर आप नई गाय लेने की बात कर रहे हैं। इससे तो यही साबित हुआ ना कि आप बहुत मतलबी हैं। जरा सोचिए जी, जैसे हमारी मुन्नी विकलांग है, वैसे ही ये गाय भी विकलांग है। मुन्नी की तरह उसे भी एक बार अपनी बेटी मान कर देखिए, बहुत पुण्य कमा लेंगे हम। मुझे माफ कर दो कांता, मुझे अब समझ आ गया है कि लोगों की बातों में आकर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन मैं अपनी गाय को कभी नहीं बेचूंगा। ये सुनकर गाय बहुत खुश हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मुन्नी अपनी गाय के लिए एक बर्तन में पानी भरकर ले जाती है। जैसे ही गाय पानी पीती है, तभी चमत्कार हो जाता है। जिस बर्तन में मुन्नी गाय के लिए पानी ले गई थी, उस बर्तन में सोने की अशर्फियों के ढेर लग जाते हैं। इस बात की खबर मुन्नी अपने माता पिता को देती है। जब रतन और कांता ये सब देखते हैं तो बहुत हैरान रह जाते हैं। देखा, आप गाय को बेचने की बात कर रहे थे, जो कि हमारे लिए इतनी भाग्यशाली है और चमत्कारी गाय है। तुम सही कह रही हो कांता, अब हमें मुन्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी प्यारी गाय ने चमत्कार करके हमें इतना सोना दे दिया है कि हम मुन्नी का इलाज कल ही करवा सकते हैं। कांता और रतन वो सोने की अशर्फियां सुनार के पास जाकर बेच आते हैं और मुन्नी का बहुत बड़े अस्पताल में अच्छे से इलाज करवाते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे मुन्नी अपनी टांगों पर खड़ी होकर चलने लगती है। इसके बाद हर रोज जब भी जरूरत होती, कांता और रतन को उनकी गाय सोने की अशर्फियां देती। धीरे धीरे करके रतन और कांता गांव में सबसे अमीर बन जाते हैं। सारे गांव वाले हैरान थे कि गांव का सबसे गरीब आदमी आखिर इतना अमीर कैसे हो गया। रतन और कांता को अपनी गाय पर बहुत गर्व था। गाय भी सबके साथ बहुत खुश थी।